माँ शारदे को नमन। जैसा कि बच्चों हम समकालीन विश्व की राजनीति का अध्याय 6 कर रहे हैं और इस अध्याय में हमने 2 वीडियो कर चुके हैं जिनमें हमने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये जो हमारा पार्ट है, इसका परिचय देखा था। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, ये टॉपिक को पूरा समझा था। साथ ही हमने विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा को समझा था। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है उसको जान लिया है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, साझी संपदा है, इन सबको हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देख लिया था। आज हम इसी पार्ट का तीसरा वीडियो लाए हैं और इस तीसरे वीडियो में आज शुरुआत करेंगे हम हमारे एक नए टॉपिक से, जो रहेगा पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। ये आपके पाठ्य पुस्तक में टॉपिक एक अध्याय के अंदर जितने भी दे रखे हैं उन टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण, जो आप लोगों के लिए और आपके परीक्षा उपयोगी के लिए और आपके जानकारी के लिए होना चाहिए, उनको वहाँ से निकाल कर नोट्स के रूप में यहाँ बताया जा रहा है। तो आप इनको ध्यान से सुने, देखें और जरूरत पड़े तो आप इनको अपनी कॉपी में भी लिख लें, ताकि परीक्षा के समय आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत रहेगी। और बच्चों, अभी जो समय है, न सर्दी है न गर्मी है, पढ़ाई का एकदम उत्तम समय है। इस समय को आप ऐसे ही ना गवाएं। आप लोगों की छुट्टियां भी अब ज़्यादा रहेगी, तो आप छुट्टियों को भी बेकार ना जाने दें, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, समय पर होगा, अब कम ही समय रहा होगा। लगभग सभी विद्यालय में सभी शिक्षकों ने आपका कोर्स लगभग करा दिया होगा। कहीं रिवीजन चल रहा है, कहीं रह रहा है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको स्वयं को भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी स्वयं की गई तैयारी परीक्षा में काम आएगी। शिक्षक रास्ता बता सकता है, आपको एक अच्छा मार्गदर्शक दे सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे। चलो चलते हैं हम हमारे अध्याय की ओर, आज के टॉपिक की ओर, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जो दूसरा वीडियो था उस समय क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूरा जान लिया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, एक कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। यहाँ सिर्फ हमने देखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में, इस पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए और इसका अनुमोदन कब किया। तो ये सन याद रखनी है आपको, 2002। ठीक है बच्चों, आगे चले हम। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई है। ठीक है, ये हमने उस वीडियो में भी देखा था और इसमें भी जान रहे हैं। अब क्यों छूट दी गई थी, इसका उत्तर यहाँ से होगा, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। इसलिए भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी। ठीक है बच्चों, क्यों दी गई थी, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई थी। ठीक है, आगे चले हम। ये सारे जो स्टार बने हुए हैं, ये पर्यावरण के मसले पर भारत का जो पक्ष है उनकी संदर्भ की विशेषताओं को बताया जा रहा है। अब देखेंगे हम इसमें, भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना था, 0.9 टन था
और अनुमान है कि 2030 तक ये मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी किताब में दे रखा था, तो यह मैंने आप लोगों को बता दिया जानकारी के लिहाज से। बाकी यहाँ से शायद प्रश्न तो नहीं उठाया जाएगा, फिर भी आपको जानकारी रहे तो बड़े प्रश्नों में इन चीज़ों को लिखना काफ़ी अच्छा रहता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि भारत ने अपने किस पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। तो बच्चों आपको बताना है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। कौन सी? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष के संदर्भ को देख रहे हैं हम, और इसमें देखेंगे 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। ठीक है, यहाँ तो आप इतना ध्यान रखना, जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा उपयोगी, याद रखने योग्य या परीक्षा में आने योग्य, उन सबको मैंने आपकी येलो से क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। उनका ध्यान तुरंत जाएगा कि ये चीज़ें जो भी येलो कलर में आपके मार्क कर रखा है मैंने, वो सारी आपके परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट है। फिर है 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। अब पूछा जा सकता है यहाँ से, जबकि हमारा ध्यान नहीं जाता छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन कभी कभी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम थोड़े असमंजस से स्थिति में चले जाते हैं। क्यों? कि 2003 के बिजली अधिनियम में ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। वहाँ जो नवीनीकरण, अनवीनीकरण, इस प्रकार से, तो आपको क्या करना है, नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरण होते हैं, एक अनवीनीकरण, जिन्हें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। आगे है भारत का पक्ष। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है, और सन या तारीख सहित सन याद रखना है कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित कब किया? 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर को क्या आती है? गांधी जयंती मनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। ठीक है, इन सभी पर्यावरण के मसलों पर जो भारत का पक्ष देख रहे हैं, इनसे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कदम उठाए उनको हमने देख लिया, आगे भी देखते हैं। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में, कि समझौते की क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन किया। कब किया? ये भी आपको ध्यान में रखनी है, सन 1997 में भारत ने पृथ्वी सम्मेलन की समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन किया। कब किया? 1997 में। 1997 में। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या था? इसका मुख्य निष्कर्ष ये था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूर मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का ये भी मानना है कि दक्षिण में
शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस चित्र की आवाज़ बजनी हो सके। ये रहा था हमारे पर्यावरण के मसले पर भारत का अपना पक्ष। ठीक है बच्चों, ये लास्ट वाले टॉपिक में भी ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। सिर्फ इसमें यही बात बताई गई है कि जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर भारत ने अपनी बात रखी है कि प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के संदर्भ में क्या किया जाए। विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी विकासशील देशों को दी जाए ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, जो हमारी एक क्लाइमेट चेंज की है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। इसके संदर्भ में ये बात रखी गई थी। दक्षिण का पता है सार्क क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन है, जिसका हमने पहले अध्याय में देख लिया था। अब हम इस अध्याय के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन चले उसमें खनिज उद्योग पर आधारित जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। वो कौन सा है? खनिज उद्योग। ठीक है बच्चों, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण, उदारीकरण का तात्पर्य होता है कि नियम जो व्यापार पर किन्हीं वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए उनमें शिथिलता प्रदान करना या छूट प्रदान करना या उदार नीति सरकार के द्वारा अपनाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तात्पर्य होता है वो कंपनियां जिनका उत्पादित करने का जो एक देश में न होकर बल्कि विभिन्न देशों में उनका उत्पादन हो रहा हो, उनका नियंत्रण और उत्पादन एक देश में न होकर विभिन्न देशों में हो रहा हो, तो ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि कोई भी कंपनी एक राष्ट्र में नहीं बल्कि बहुत सारे राष्ट्रों में संचालित हो रही हो, चलाई जा रही हो, तो ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए क्या मार्ग खुल गए और खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित का मतलब एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। ये मैंने मार्क इसलिए कर रखा है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध क्यों हुआ। तो ये सारे कारण आप बता सकते हो कि खनिज आधारित उद्योगों से होने वाले पर्यावरण को नुकसान, साथ ही हमारे जल प्रदूषित होता है, भूमि प्रदूषित होती है, वनस्पति का विनाश होता है और जन समुदायों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। इन सभी के कारण से क्या हुआ, खनिज आधारित उद्योगों को स्थापित करने को लेकर विरोध हुआ, इनकी आलोचना हुई। इसका एक अच्छा उदाहरण बताया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में, फिलीपींस का है, जहाँ पर कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था। ये मैंने यहाँ इसलिए दिया कि ये कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन कंपनी ये ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है फिलीपींस में, लेकिन इसका विरोध कहाँ हुआ था? स्थानीय स्तर ऑस्ट्रेलिया के ही वहाँ के निवासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। आगे चलते हैं हम इसी टॉपिक पे, जो हमारा पर्यावरण आंदोलन है उसी पर चल रहा है।
बांध विरोधी आंदोलन 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में चला। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन से दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन चला और कहाँ। तो आपको 1980 के दशक को बताना है और दक्षिण गोलार्ध में चला। दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन। कौन सी नदी? फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? 1980 के दशक में पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी नदी को लेके? फ्रैंकलिन नदी पर बन रहे बांध के लेकर ये बांध विरोधी आंदोलन पहला माना गया। इन्हीं आंदोलनों में देखें तो नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, जो अपना पूछा जाता है इसको भी कि नर्मदा आंदोलन संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है पर्यावरण को लेकर बांध विरोधी से संबंध ये आंदोलन रहा था। ये बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समाधर्मी है। क्यों है? क्योंकि यह अहिंसा पर आधारित है। हिंसा पर नहीं, अहिंसा पर आधारित है। क्योंकि ऐसे आंदोलन जो हुए हैं उनमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं की गई है, इसलिए इनको समाधर्मी माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है। अब बच्चों ये जो अपन अभी तक इनको डायग्राम और इनको कुछ बोलते आ रहे थे, इनको बोला जाता है ब्लैक प्लस बॉक्स। आपकी हर पार्ट के अंदर ये ऐसे प्लस बॉक्स दे रखे हैं और ये प्लस बॉक्स देने का मकसद है कि आप लोगों तक कुछ जानकारी देना एक्स्ट्रा, जो कि लगता है कि इस पार्ट से संबंध आप लोगों को होनी चाहिए। अब वैसे तो जहाँ तक है संभावना तो नहीं रहती यहाँ से प्रश्न उठाने की, लेकिन संभावना इसलिए बन जाती है जब हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, चाहे किसी भी बॉक्स के रूप में, और हमारे लिए जानकारी दे रखी है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ प्रश्न उठा लिए जाए। इसलिए हमें अगर दे रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप एक बार इन बॉक्सों को अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकते हो, यहाँ देख लो। और इनमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है जिसे हम याद रखें परीक्षा के हिसाब से, और हमारी जो ये जानकारी देना चाहता है उस हिसाब से। तो संपूर्ण रूप से पूरे बॉक्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं इन बॉक्सों को लाकर और इनसे संबंधित जो भी हमें याद रखनी है उनको मैं नीचे आपके नोट्स के रूप में लाया हूँ, जहाँ से आपको आसानी रहेगा कि इस बॉक्स में हमको याद तो क्या रखना है और महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो इस बॉक्स के हम व्याख्या देखते हैं विस्तृत और इसके महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में। तो ये जो बॉक्स है इसी का ये नीचे दे रखा है मैंने। बॉक्स में क्या वन निर्जन होते हैं, यानी क्या वन निर्जन होते हैं, यानी जहाँ वन होते हैं क्या वहाँ जन नहीं होते। तो इसी संदर्भ को यहाँ व्याख्या करके जो आप लोगों के जानकारी के हिसाब से होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर उतार रखा है, लिख रखा है। तो देख सकते हैं इसी प्लस बॉक्स का ये व्याख्या है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो इसमें क्या है, दक्षिण देश और उत्तरी देश मैंने पहले बता दी है। उत्तरी देश में हमेशा विकसित देश आते हैं और दक्षिण देश में विकासशील देश आते हैं। तो दक्षिण देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन से एक खास अर्थ में भिन्न है। किस खास अर्थ में भिन्न है वो देखते हैं। दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है, मतलब दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है। निर्जन का मतलब जहाँ कोई जन या जहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं। हम कहते हैं कि सुनसान जगह है, तो सुनसान जगह क्या हो जाती है? निर्जन। ठीक है, तो ऐसा हमारे दक्षिण देशों में नहीं है। जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों के वन जनविहीन है, वहाँ कोई जन या कोई लोग नहीं रहते हैं।
या कहें कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं रहते बसते उन्हें निर्जन कहा जाता है। ठीक है, फिर आपके इसमें ये भी चीज़ दे रखी है, फिलीपींस में हरित संगठनों ने गरुड़ और अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने की मुहिम चलाई। ठीक है, ये फिलीपींस का ध्यान रखना है गरुड़ अन्य शिकारी पक्षियों के संदर्भ में। फिर भारत में रखना है, बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चली। अफ्रीका में हाथी दांत की व्यापार और हाथियों को निर्दयता पूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चला। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे जो प्लस बॉक्स के अंतर्गत जो जानकारी दे रखी थी वो जो उपयोगी है हमारे लिए, जो जानकारी हमें रखनी है वो ये है। ठीक है, इसके अलावा वाले आप याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार पूरा पढ़ जरूर लो ताकि आपको ध्यान में रहे, बाकी ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी, और छोटा करके देख लो इसको, ये इसी चीज़ की मैंने व्याख्या की है, ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। कहाँ गए, कुछ आगे गए क्या? हाँ सही है। अब देखते हैं हम अगला जो टॉपिक रहा है हमारा, संसाधनों की राजनीति। संसाधन क्या होते हैं ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा कि मनुष्य की या मानव की ज़रूरतों को पूरा करने वाले वो साधन जिन्हें हमारी आवश्यकताओं को पूरा हो। किन किन से होती है हमारी आवश्यकता पूरी? भूमि हो गई, वन हो गया, जल हो गया, ठीक है, खनिज हो गए, ये क्या है, सारे संसाधन हैं और इनसे हमारे मानव मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो ऐसे साधनों को संसाधन कहते हैं। इनकी भी भू राजनीति होती है, किस रूप में होती है वो देखते हैं। यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैंने यहाँ लाया हूँ ताकि आप इनको अच्छे से समझ के, और जहाँ इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा वो आप कर सको। बाकी तो विस्तृत देखो, किताब काफ़ी बड़ी लिख रखी है, लेकिन उस किताब को एक संक्षिप्त में, एक सार में समझाना और उसमें से भी हमारे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य निकालना, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी को पढ़ना कहते हैं हम, क्योंकि पढ़ते अक्सर सभी है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन फिर भी कहीं अच्छे नंबर लाते हैं, कम पढ़कर भी, कहीं ज़्यादा पढ़कर भी कम नंबर लाते हैं। तो फ़र्क यही है कि हमें पढ़ना क्या है, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी करो, पूरी करो, लेकिन हमारे लिए उपयोगी क्या है और क्या कैसे पूछा जाएगा, इसकी भी जानकारी बच्चों में हो तो हम काफ़ी बेहतर परीक्षा में कर पाएंगे। चलो ठीक है, इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। अभी तो फ़िलहाल पढ़ाते हैं, पढ़ाई के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा आप लोगों को, सिर्फ पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। ठीक है, टाइम पास के लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो संसाधनों की भू राजनीति, इसमें देखते हैं हम, पश्चिमी एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का कितना प्रतिशत मुहैया कराता है? 30%। ये थोड़ा ध्यान में रखना, कितना प्रतिशत? 30%। यानी पश्चिमी एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। विश्व के जो ज्ञात तेल भंडार है उसका कितना प्रतिशत मौजूद है? 64% मौजूद है। और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। तो हम ये जो भी देख रहे हैं बिंदु के रूप में, ये संसाधनों की भू राजनीति के संदर्भ में देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। फिर आगे है, सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का कितना हिस्सा मौजूद है? 1/4। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। फिर है, इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पर इराक का है, जो तेल भंडार के रूप में सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे है।
फिर अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है। ये भी आपके दे रखा है, चित्र के रूप में प्रदर्शित कर रखा है। इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद। और इसमें क्या दे रखा है, ये दो फौजी है जो कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे देश को मटिया मेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। दूसरा कह रहा है कि हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। और किनको कह रहे हैं, इन लोगों को कह रहे हैं। देखो हालत एक की तो डाउन कर दी बेचारों की, दूसरे को डरा रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्या समझा रहे हैं, नव उपनिवेशवाद। एक तो होता है उपनिवेशवाद और एक होता है नव उपनिवेशवाद। इनको मैं समझा देता हूँ। उपनिवेशवाद तो तात्पर्य ये है कि किसी एक देश को किसी दूसरे देश के द्वारा गुलाम बना लिया जाता हो या उस देश के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता हो और उनका शोषण किया जाता हो। तो जो देश शोषित हो रहा है उस देश को हम उपनिवेश या उपनिवेशवाद में लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत एक उपनिवेश देश रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि भारत को ब्रिटेन के अधीन रहना पड़ा था। इसलिए ब्रिटेन का जब यहाँ पर शासन रहा भारत पर, तो भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो उस दौरान जो स्थिति भारत की बनी हुई थी, तो उस स्थिति में भारत एक उपनिवेश देश रहा था। ठीक है, ये तो हुआ उपनिवेश, यानी एक देश के ऊपर दूसरे देश का नियंत्रण स्थापित हो जाने को उपनिवेशवाद कहा जाता है। लेकिन ये नव उपनिवेशवाद क्या हो गया, तो इसको मैंने परिभाषित किया है नीचे, तो आप यहाँ समझ सकते हो नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या है। जब कोई देश प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों से आज़ाद होने के बावजूद भी परोक्ष रूप से उनके निर्देशों का पालन करता है, तो उसे नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। और फिलहाल जो चल रही स्थिति है उसे नव उपनिवेशवाद के तहत देखी जाती है। जैसे कि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि भारत ब्रिटेन से तो आज़ाद हो गया है, सही बात है, हो गया, हम आज़ाद है भी। लेकिन अब नव उपनिवेशवाद के तहत समझे तो इसको कैसे समझेंगे कि भारत को, जैसे अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया या जापान, कोई भी उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं वो हमको आर्थिक सहायता मुहैया कराता है या हमें सैनिक हथियार या सेना से संबंधित हेलीकॉप्टर या विशेष सामग्री उपलब्ध करवाता है। और इसके बदले में वो कोई बात भारत से मनवाना चाह रहा है। भारत बात इसलिए मान रहा है क्योंकि हमें आर्थिक सहयोग मिल रहा है और हमें सैनिक सामग्री हथियार प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर इस स्थिति में डायरेक्टली तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो बात हम किसी न किसी की मान रहे हैं। और जब किसी न किसी देश की बात मानते हैं, तो पहले भी क्या था कि पहले उपनिवेशवाद में पूर्ण रूप से बात माननी पड़ती थी, दबाव से, डायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली माननी पड़ती है और इस तरीके से मानसिकता बना ली जाती है कि स्वयं जो देश है वो स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेड कर लेता है अगले की बात को, और उसके अनुरूप चलना या उसके अनुरूप नियमों का पालन करना जब हो जाता है तो वो नव उपनिवेशवाद के तहत उसको लिया जाता है। जो दिखता नहीं है बल्कि वो होता इसी प्रकार से है। तो ये है आपका नव उपनिवेशवाद। ठीक है, तो ये मैंने तो ये दे रखा है, इसको समझाने का प्रयास किया। बाकी यहाँ से पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों आपको जानकारी है, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो तो आपको हर शब्द का भी पता होना चाहिए। अब हमारी इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम बिंदु है और इसके बाद में आपका ये पाठ समाप्त है। अंतिम जो पॉइंट है वो है मूलवासी, जिससे इंडिजिनस पीपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडिजिनस पीपल। अब ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में न पूछ के अंग्रेजी में पूछ लें आपके कि इंडिजिनस पीपल क्या है, तो कुछ नहीं है, मूलवासी है। वही जो जानते हो आप उसका अर्थ बताना। तो अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासी की परिभाषा क्या दी है, इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। क्या बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
परिभाषा बताइए किसकी, मूलवासी की, इंडिजिनस की, किन ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। किसने बताई परिभाषा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, दोनों बातें मैंने बता दी है। देखो पूछा आपसे वही जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। हाँ वहाँ थोड़ा ये हो सकता है कि प्रश्न बनाने की जो लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, भाषा, वो थोड़ा रूप परिवर्तित करके प्रश्न बना दिया जाए। बाकी आंसर वही रहेगा, प्रश्न भी वही रहेगा, लेकिन बनाने को प्रश्न को, एक ही प्रश्न को कई तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहे। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये है मूलवासियों की असली पहचान। अब कुछ मूलवासी दे रखे हैं, जैसे चिले में मापुसे। मापुसे क्या है? चिले में मूलवासी है, उनको मापुसे कहा गया। पनामा नहर के पूर्व में जो मूलवासी रहते हैं उन्हें कूना कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पोलिनेशिया, मेलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मूलवासी और उनके स्थान दे रखे हैं जो मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया, जैसे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। मापुसे चिले में, कोना पनामा नहर में, और पोलिनेशिया, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये मूलवासी रहते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। यानी विश्व राजनीति में मूलवासी की आवाज़ क्यों उठी है? क्योंकि ये भी विश्व बिरादरी जो है उसकी बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। क्योंकि मूलवासी निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहाँ इन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। भारत में मूलवासी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी या अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग सुनते हो SC, ST, OBC, जनरल, ये कैटेगरी है। इन कैटेगरी में आपने सुना होगा ST। ST का मतलब होता है सेकेंडल ट्राइब। ठीक है, वो सेकेंडल ट्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम आदिवासी भी कहते हैं। और आदिवासी का मूल शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूलवासी। ठीक है, जो अपने मूल स्थान पर जन्म से परंपरागत रूप से रहते आ रहे हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। उन्हें ही हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। उन्हें ही हम ST वर्ग के अंतर्गत जानते हैं। ये कुल जनसंख्या का भारत में 8% है। कितना है? 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजाति को छोड़ दे तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बने पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। ठीक है, अब है 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को, कौन सी परिषद को? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1975 में। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? 1975 में। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले किस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आदिवासी के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है और जल्दी ही हम अगला अध्याय और इस समकालीन विश्व की राजनीति जो बुक है आपकी, इसका अंतिम पाठ रहेगा, वो है वैश्वीकरण। उसको लाएंगे और उसमें शायद 1 या 2 वीडियो बनाना
होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा ही पार्ट है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहो और आप लोगों के लिए जल्दी किताब जैसे ये पूरी होगी वैसे दूसरी किताब को कराने के बाद प्रश्न पत्र लाएंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है बच्चों।